हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेल लीड ली शाओ को देखते हैं जो कि आज बहुत ही अच्छे मूड में चर्च आया था। तभी उसके असिस्टेंट ने कॉल करके बताया कि मिस जियान ज़्याओदी चाइना लौट आई है, जिस पर तो ली शाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा कि मेरा उसे क्या लेना देना, जो पैसों की खातिर चाइना छोड़कर एब्रॉड चली गई थी, अब वो वापस आ गई है तो मैं क्या करूँ। कॉल काट कर गुस्से में चर्च से निकलने लगा कि आज का दिन ही बुरा था। जिसके बाद वो एक होटल रूम में आ जाता है। यहाँ भी जब उसने गिलास ऑफ वाइन उठाया तो उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, जिससे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस का नाम सुन लिया, अब ये तो होना ही है। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड जियान ज़्याओदी को दिखाया गया जो कि अपनी फ्रेंड फीजू के साथ उसी होटल में आई थी किसी लड़की को ढूंढने के लिए। फीजू उससे सॉरी करते हुए बोली कि यार तुम आज ही तो एब्रॉड से वापस आई हो और मैंने तुम्हें किस काम में लगा दिया। जिसके जवाब में वो कहने लगी कि जिस लड़की ने मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड छीन लिया है उसे सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अच्छे से सबक सिखाना चाहती हूँ। यही वो रूम है ना 666 जिसमें वो लड़की ठहरी है, बस तुम सामने ही खड़े होकर उसका रास्ता ब्लॉक करना ताकि वो भाग ना पाए। फिर बहुत ही बहादुरी के साथ डोर को किक करके अंदर चली आई, वीडियो भी बना रही थी। मगर यहाँ उसे पता चला कि ओह ये तो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। असल में ये रूम नंबर 666 नहीं बल्कि 999 था। वो किसी गलत रूम में आ गई जहाँ के ली शाओ ठहरा हुआ था, लेकिन खैर वो नॉन स्टॉप उसकी पिक्चर्स क्लिक करती गई क्योंकि पहली नजर में ही उसे ली शाओ बहुत ज्यादा हैंडसम लगा। इधर लीशा उसके हाथ से फोन लेते हुए बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक तो परमिशन लिए बगैर तुम मेरे रूम में घुस आई हो और ऊपर से मेरी पिक्चर्स ले रही हो। वो बोली कि शर्म मुझे नहीं बल्कि तुम्हें आनी चाहिए, इतने हैंडसम लड़के होकर तुमने किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड छीन लिया। खैर मेरा फोन मुझे वापस करो। लीशा बड़े मजे से फोन पकड़कर कहता है कि तुम्हें अपना फोन ही चाहिए ना, ये लो मेरे पास आकर ले लो। जब जियान ज़्याओदी उसके पास जाकर अपना फोन लेने लगी तो लीशा ने उसे पकड़ ही लिया, इवन कि वो उसे किस करने वाला था। वो बोली कि पीछे हटो, ये तुम क्या कर रहे हो। लीशा बोला कि मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं बल्कि मुझे लड़कियां पसंद है। अब तो जियान ज़्याओदी ने फौरन से खुद को छुड़ाया, ये कहकर के मैं शादीशुदा हूँ, और फिर फौरन वहाँ से भाग गई। लीशा पीछे से आवाज देते हुए पूछने लगा कि ये तो बताती जाओ कौन है वो बेचारा जिसके गले तुम पड़ गई हो। इसके बाद लीशा ने अपने असिस्टेंट मुचम को कॉल करके बताया कि जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर्स बनवाओ क्योंकि मैं उस लड़की जियान ज़्याओदी को डाइवोर्स देना चाहता हूँ। इधर फीजू जियान ज़्याओदी से माफी मांग रही थी कि मेरी वजह से खामखा तुम्हें एम्बेरस होना पड़ा। वो बोली कि कोई बात नहीं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो एक लड़का है, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया। खैर ये सब छोड़ो, अब से तुम मुझे जियान लिंग कहकर पुकारना क्योंकि अब्रॉड जाने के बाद मैंने अपना नाम चेंज कर लिया था। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है जो कह रहे थे कि अब जब तुम चाइना वापस आ गई हो तो फौरन से घर आ जाओ वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ उसे पास्ट की मेमोरीज याद आती है जब जियान ज़्याओदी के डैड ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी थी, वो भी किसी ऐसे लड़के के साथ जिसे वो जानती तक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि डैड को उस रिश्ते से बहुत बड़ी ब्राइडल प्राइज मिलने वाली थी जिससे कि वो जियान ज़्याओदी के भाई की शादी करवा सकते। ये सब कुछ सोचकर वो डैड से कहने लगी कि जियान ज़्याओदी नाम की कोई भी लड़की अभी इस दुनिया में नहीं है, आप यूँ समझे कि मैं मर चुकी। जो कहने के बाद उसने अपना फोन पानी में फेंक दिया। फीजू को उसके लिए बुरा लग रहा था पर वो बोली कि ऐसी फैमिली होने से ना होना बेहतर है ना, वैसे भी मैं अपना सारा एक्सपेंस खुद उठा सकती हूँ। यहाँ फीजू उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में कोई न कोई तो ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें दिल से प्यार करेगा। चाहे जियान ज़्याओदी को ये तो नहीं पता कि ऐसा कोई होगा भी या नहीं, मगर फीजू का मोटिवेट करने वाला तरीका उसे काफी पसंद आया। नेक्स्ट सीन में ली शाओ की ग्रैंडमा को दिखाया गया जो कि अपनी बहू की पिक्चर यानी कि जियान ज़्याओदी की पिक्चर को देखते हुए कह रही थी कि मेरी बहू जैसा तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, वो सिर्फ इकलौती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक से 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का ग्रैंडमा को उल्लू बना रहा था कि ये परफ्यूम की बोतल खरीद ले, इसकी खास बात ये है कि जो भी इसे यूज करता है उसका बैड लक भी गुड लक में बदल जाएगा, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, सिर्फ 20,000 युआन का। ग्रैंडमा तो किसी हद तक उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जियान ज़्याओदी भी इनकी बातें सुन रही होती है और उस लड़के से कहने लगी कि आज तुम किसी और को उल्लू बना रहे हो, इससे पहले कि मेरे हाथ में खारिश होना शुरू हो जाए फौरन यहाँ से भाग जाओ वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर तो वो लड़का भी भाग गया क्योंकि वो दोबारा पिटाई नहीं खाना चाहता। तब जब ग्रैंडमा ने देखा कि जियान ज़्याओदी कितनी अच्छी लड़की है, इसलिए ही तो उन्होंने जबरदस्ती ली शाओ यानी कि अपने पोते की शादी उनसे करवा दी थी। प्रेजेंट में दादी ली शाओ से कहती है कि तुम्हारी वाइफ चाइना वापस आ गई, इसलिए तुम फौरन से जाकर उसे घर ले आओ। वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी
चाहूंगा, बल्कि मैं तो उसे डाइवोर्स देने वाला हूँ। जो सुनकर दादी बोली कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपनी इतनी प्यारी सी वाइफ को छोड़ दोगे, तुमने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं, चलो उसकी पिक्चर उसे देखो तो सही। दादी के कहने पर ली शाओ ने पिक्चर को हाथ में तो ले लिया, मगर इससे पहले कि उसे देख पाता उसे खराब कर देता है। दादी से कहने लगा कि मुझे इस तरह की लड़की को देखने की भी जरूरत नहीं, और आप फिक्र क्यों करती है, मैं आपके लिए कोई और अच्छी सी बहू ले आऊंगा। दादी तो इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, बल्कि उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया कि तुम तो मुझे हार्ट अटैक दिलाकर ही रहोगे। हे ऊपर वाले, मुझे उठा ले, ये लड़का वैसे भी नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। उधर बेचारे ली शाओ की भी बुरी हालत थी। कहने लगा कि एक तो जबरदस्ती आपने मेरी शादी करवा दी, और अब आप चाहती है कि मैं उसे घर भी ले आऊं। लेकिन जिस तरह से ग्रैंडमा उसके सामने नाटक कर रही थी, आखिरकार उसे भी कहना पड़ा कि ठीक है, मैं उसे डाइवोर्स नहीं देने वाला। जो सुनकर तो दादी माँ भी फौरन से ठीक हो गई। अपने पास से कार्ड निकालते हुए बोली कि इसमें 10 मिलियन है, तुम जल्दी से उसके लिए वेडिंग रिंग ले आओ, हम उसका अच्छे से वेलकम करेंगे। वो भी कार्ड लेते हुए कहने लगा कि ठीक है, मैं भी सारे आपके पैसे ही लगाऊंगा और अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। वैसे दादी के लिए तो इतना भी काफी है। नेक्स्ट सीन में दादी माँ ने उसके साथ उसके असिस्टेंट मुचेम को भेज दिया था कोई अच्छी सी वेडिंग रिंग लाने के लिए, पर वो तो मुंह लटकाए साइड पर ही खड़ा रहा और देखता तक नहीं। बेचारे मुचेम को ही पसंद करनी पड़ी, जिसकी कीमत 3 मिलियन थी। ये सुनकर तो ली शाओ फौरन से बोल पड़ा कि इतनी महंगी, कोई सस्ती वाली देखो ना, वो 3 मिलियन डिजर्व नहीं करती। मुचेम उसके पास जाकर समझाने लगा कि बॉस, दादी माँ ने ही कहा था कि बहुत महंगी वाली लेकर आनी है, आप प्लीज आगे आकर चेक तो करें। दूसरी तरफ जान स्याओदी भी उसी मॉल में पहुंच आई थी, जो ज्वेलरी को देखकर कहती है कि अगर मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन मिल गई तो मैं इसमें से क्या चीज खुद को दिलाऊंगी। तभी उसकी नजर ली शाओ पर पड़ी और सोचने लगी कि आज ये किसी और नए लड़के के साथ है, पता नहीं कर क्या रहा होगा, जरा मैं जाकर देखूं तो। उधर मुचेम को ही रिंग्स पसंद करनी पड़ रही थी। वो अपने हाथ में ट्राई करके देखता है, पर उसे फिक्स नहीं आती, तो ली शाओ को अपना हाथ आगे करने के लिए कहा और उसे रिंग पहना देता है। जो देखकर जान स्याओदी बोली कि इसे तो सच में लड़कों में ही इंटरेस्ट है, वैसे इन दोनों का कपल परफेक्ट लग रहा है। साथ ही वो इन दोनों पर हंसने भी लगी। हंसते हुए उसे ली शाओ ने देख लिया, फौरन से रिंग उतार कर उसे रोक देता है। कहने लगा कि तुम अभी अभी हमें क्यों घूर रही थी। वो बोली कि मैं कब तुम्हें घूर रही थी, इस पूरे मॉल में सिर्फ तुम ही बचे हो क्या। असल में ली शाओ को भी वो पहली नजर में अच्छी लगी थी, इसलिए ऑफर कर देता है कि अगर तुम चाहो तो ये रिंग मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। जबकि जान स्याओदी को तो गुस्सा आने लगा कि वैसे तो इसे लड़के पसंद है, मगर मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, कितना कोई स्कमबैग है। कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब तक मुचेम भी पहुंच आया था, जिसने वो रिंग्स बाय कर ली। जान स्याओदी क्लैपिंग करके इन दोनों के लिए खुश हो रही थी। मुचेम को इशारे से अपने पास आने के लिए कहा, जिस पर उसे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मुझे क्यों बुला रही है। लेकिन जब वो बात सुनने के लिए उसके पास गया तो वो बोली कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, थोड़ा सा खड़ूस है ना। ये कहकर वो चली गई। जबकि बेचारे मुचेम को समझ नहीं आ रही थी कि इसने मुझे ऐसा कहा है क्यों। ली शाओ बोला कि मुझे क्या पता, तुम इस लड़की के बारे में पता कराओ कि आखिर ये है कौन। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ ली शाओ जान स्याओदी के बारे में सोच रहा था कि मुझसे शादी करके वो फौरन अब्रॉड चली गई। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो लोग हमसे सिर्फ ब्राइडल प्राइज लेना चाहते थे। ये सोच सोच कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मुचेम उसके पास आया और बताया कि बॉस, कल जो लड़की हमें मॉल में मिली थी ना, कुछ दिन पहले वो हमारी ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी और आज उसका सिलेक्शन किया गया है। ये सुनकर तो वो दिल ही दिल में खुश होने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं उसे होटल में पसंद आ गया था, इसलिए तो वो हमारी कंपनी में भी पहुंच आई। जबकि मुचेम सोच रहा था कि आखिर बॉस स्माइल क्यों कर रहे हैं। ली शाओ कहने लगा कि HR डिपार्टमेंट में तो वैसे भी काफी सारे एम्प्लॉइज है ना, ऐसा करो कि तुम उस लड़की को मेरे ऑफिस का ही कोई काम दे दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसे मेरी सेक्रेटरी बना लो। मुचेम कहता है कि बॉस, आपने बिल्कुल गलत कहा, HR डिपार्टमेंट में तो ऑलमोस्ट 40 एम्प्लॉइज की जरूरत है, जबकि आपके ऑफिस में तो ऑलमोस्ट 2 लोग एक्स्ट्रा ही पी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें उन्हें भी निकाल बाहर करना चाहिए। ली शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। उसे अपने पास बुलाकर उसकी ग्लासेस उतारते हुए बोला कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ही निकाल बाहर करूं, तो फिर जैसा मैं करने के लिए कह रहा हूं वैसा ही करो। ये सुनकर तो मुचेम ने भी यू टर्न ले लिया कि जी बॉस, मुझे अभी याद आया कि आपको एक सेक्रेटरी की जरूरत है। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन खुद से ही धीमी आवाज में कहने लगा कि अगर बॉस को फीमेल सेक्रेटरी ही चाहिए तो इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत थी। ये बात इधर ली शाओ ने भी सुन ली। वो इसे पीछे से हिट करके भगा देता है। वैसे बेचारे असिस्टेंट ने कहा तो ठीक ही था। इसके बाद ली शाओ को ग्रैंडमा की कॉल आई। वो तो मजे से हेलो करता है, लेकिन आगे से ग्रैंडमा चिल्लाने लगी कि तुम अभी तक मेरी बहू को घर वापस लेकर क्यों नहीं आए। अगर तो तुम शाम को डिनर पर उसे घर लेकर
ना आए तो मैं बता रही हूँ मैं खाना खाना छोड़ दूंगी। ये बोला कि ग्रैंडमा वो खुद ही भाग कर अब्रॉड गई थी ना, मैंने तो उसे जाने के लिए नहीं कहा था, अब मैं उसे क्यों घर लेकर आऊँ। और वैसे भी इस तरह तो इसे कभी भी अपनी गलती रियलाइज नहीं होगी, मुझे तो लगता है कि हमें इसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। ग्रैंडमा इस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगी कि अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों का टाइम दे रही हूँ, अगर तुम मेरी बहू को घर लेकर नहीं आए ना तो फिर तुम्हें भी मुझे दादी कहने का कोई हक नहीं। जो कहकर वो फोन कॉल काट देती है। बेचारा लीशाओ बोला कि दादी मेरी बात तो सुने तो सही। उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं उस लड़की ने मेरी दादी पर क्या जादू चला दिया, जो मेरी दादी हर वक्त उसी की बातें करती रहती है। दूसरी तरफ जियान ज़ियाओदी भी पहुंच आई थी, डोर पर नॉक करती है कि इधर लीशाओ गुस्से में कहने लगा जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। वो बोली कि ठीक है मैं बाद में आ जाती हूँ। साथ ही साथ वो कह रही थी कि शायद बहुत ही गुस्से वाला बॉस है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर लीशाओ फौरन से बाहर आया, उसे रोक देता है। कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई थी। वो भी इसे अचानक से देखकर हैरान हो गई। साथ ही पहला सवाल ये पूछा कि तुम यहाँ, और जहाँ जियान ज़ियाओदी लीशाओ को अचानक से देखकर हैरान हो गई थी और पूछने लगी कि तुम यहाँ। वो बोला कि आप एक्टिंग करना बंद भी करो या तुम्हें एक्टिंग करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लड़की मुझे अच्छे से जानती होगी। जबकि जियान ज़ियाओदी पूछने लगी कि आप मिस्टर लीशाओ है क्या? मेरा नाम जियानलिंग है। जो सुनकर लीशाओ सोचने लगा कि कम से कम ये जियान ज़ियाओदी से तो बेहतर ही है, मुझे इसे उस लड़की के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो भी आगे आकर हैंडशेक करते हुए बोला कि मेरा नाम लीशाओ है। इधर जियान ज़ियाओदी पूछने लगी लेकिन मुझे आपकी सेक्रेटरी क्यों बनाया गया? अब वो ये थोड़ी ना कह सकता था कि मैंने खुद बनाया, इसलिए मुचम को बुलाकर पूछने लगा कि इसे तो एचआर डिपार्टमेंट में होना चाहिए था ना, इसे मेरी सेक्रेटरी किसने बना दिया? वो बेचारा भी सोचने लगा कि वो सब कुछ जानते तो है फिर भी मुझसे ही पूछ रहे हैं। खैर इधर लीशाओ ने सब कुछ संभाल लिया, ये कहकर के जैसे कंपनी ने तुम्हारी अरेंजमेंट कर दी तुम उसी को ही फॉलो करो। मुचम तुम इसे कंपनी का विजिट करवा दो। जो कहकर वो चला गया। इधर असिस्टेंट जियान ज़ियाओदी से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मैं मिस्टर लीशाओ का चीफ असिस्टेंट मुचम। जो सुनकर उसे याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने मॉल में देखा था। कहने लगी कि वाह तुम लोगों की कितनी अच्छी जोड़ी है। वो बोला कि क्या? जिस पर जियान ज़ियाओदी ने फौरन से बात बदल दी कि अभी बॉस काफी ज्यादा गुस्से में थे। मुचम उसे अपने साथ ले जाते हुए कहने लगा कि बॉस यूजुअली गुस्से में नहीं होते, मगर कभी कभी अपनी वाइफ की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी वाइफ का सुनकर तो जियान ज़ियाओदी और भी ज्यादा हैरान हो गई कि ये किस तरह का लड़का है। वैसे तो इसे लड़के पसंद है मगर इसने शादी भी कर रखी है। इसके बाद जाते जाते ही मुचम से पूछने लगी कि अगर बॉस इतना ज्यादा ही गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने साइकोलॉजिकली आप पर बहुत ज्यादा बर्डन डाला हुआ है। वो भी रुककर अपना दुखड़ा सुनाने लगा कि साइकोलॉजिकल क्या, उन्होंने तो फिजिकल ही मुझ पर बहुत ज्यादा बर्डन डाला हुआ है। इधर जियान ज़ियाओदी तो अभी तक इन दोनों को गे समझती रही, दिल ही दिल में इन पर हंस रही होती है कि कितने रोमांटिक है ये दोनों। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस से आते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि चलो सेक्रेटरी ही सही, कम से कम मेरी सैलरी तो ज्यादा है ना, मैं जो भी चाहूँ अपने लिए खरीद सकती हूँ। इसी दौरान कोई लड़का इत्तेफाक से लीशाओ की ग्रैंडमा का पर्स लेकर भाग रहा था, जिसे जियान ज़ियाओदी ने पकड़ लिया। पर्स लेकर उस लड़के को भगा देती है और ग्रैंडमा को देते हुए बोली कि अपना पर्स चेक कर ले, वो कुछ लेकर तो नहीं गया ना। ग्रैंडमा को तो सिर्फ उस नेकलेस की फिक्र थी जो कि उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवाया था। फौरन से चेक करने लगी। इधर जियान ज़ियाओदी बोली कि ऐसा लगता है आप अपनी बहू को बहुत लाइक करती हैं। ग्रैंडमा ने उसकी शक्ल तो नहीं देखी थी मगर अपनी बहू की तारीफें शुरू कर दी। फिर अचानक से जब वो जियान ज़ियाओदी को देखती है तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरी बहू ही है। मगर वो ये भी जानती थी कि क्या पता ये अभी भी मेरे साथ घर जाने के लिए राजी ना हो, इसलिए उन्होंने बहाना कर दिया कि मेरे पाँव में मोच आ गई है, क्या प्लीज आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगी। वो भी ठहरी काइंड गर्ल इन्हें इनके घर ले आती है, मगर ग्रैंडमा तो मुसलसल उसे देखती ही रही कि तुम कितनी प्यारी हो। जो जियान ज़ियाओदी को तो बहुत अजीब लग रहा था। कहने लगी कि दादी माँ अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तो क्या अब मैं घर चली जाऊँ? वो बोली कि इससे पहले प्लीज मेरे रूम में जाकर पेन किलर स्प्रे ला दो ना। जो सुनकर जियान ज़ियाओदी उनके रूम में चली गई और यहाँ ग्रैंडमा फौरन से लीशाओ को कॉल कर देती है कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया है। ये सुनकर तो वो 1 मिनट भी वहाँ पर नहीं रुका, फौरन से आने लगा। इधर जियान ज़ियाओदी दादी माँ के रूम को ढूंढते ढूंढते लीशाओ के रूम में पहुँच आई। फिर चीजों को छेड़ने लगी। यहाँ उसे एक पिक्चर नजर आती है जहाँ लीशाओ के साथ उसकी वाइफ भी थी। इससे पहले कि वो उस लड़की की पिक्चर को देख पाती दूसरी तरफ से लीशाओ पहुँच आया और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर यहाँ ये तो डर गई। कहने लगी कि मुझे माफ कर देना, मैंने इस फ्रेम को नहीं तोड़ा। लीशाओ कहता है कि अगर ये फ्रेम टूट भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इस लड़की को डाइवोर्स देने वाला हूँ। जियान ज़ियाओदी पूछने लगी कि क्या ये आपकी वाइफ है। वो बोला
कि इसे मेरी वाइफ मत कहो, ये एक गोल्ड डिगर लड़की है जिसे पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। खैर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? वो बोली कि नहीं मिस्टर ली शाओ, आप मैरिड हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मगर ली शाओ कहता है कि क्यों ना करूं, वैसे भी मैं इस लड़की को डाइवोर्स देने वाला हूं। खैर कल मेरी ग्रैंड माँ की बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो मेरी पार्टनर बनकर। वो बोली कि बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ जाने का हक सिर्फ आपकी वाइफ मिसिज ली शाओ को ही है, आप इसे ही अपने साथ लेकर जाना। जबकि ली शाओ तो जबरदस्ती करने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो सोच लो मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है और इधर जियान ज़्याओदी को गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बात हुई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां जियान ज़्याओदी के फादर और उसका भाई ली मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जियान ज़्याओदी जरूर इसी घर में रहती होगी। उनका बेटा जी कहता है कि डैड हम कब तक यहाँ बाहर बैठे रहेंगे, वैसे भी आज दादी माँ की बर्थडे है, हम उन्हें विश करने के बहाने अंदर चले जाते हैं तो जियान ज़्याओदी को भी ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ जियान ज़्याओदी ली शाओ के साथ उसकी पार्टनर बनकर ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाए, जिसे देखकर ग्रैंड माँ तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि शायद इन हस्बैंड वाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। इधर पार्टी में आई हुई दो आंटी आपस में बात करते हुए कहती है कि क्या ये लड़की मिसिज ली शाओ है, जिस पर दूसरी वाली कहने लगी कि नहीं नहीं ये तो वो नहीं, बल्कि उसकी तो जैसे ली शाओ के साथ शादी हुई तो वो भागकर अब्रॉड चली गई, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। ये बातें इधर जियान ज़्याओदी ने भी सुन ली तो वो सोचने लगी कि मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। फिर वो दादी माँ से वॉशरूम का बहाना करके फौरन वहाँ से चली गई, क्योंकि वो ली शाओ के रूम में जाकर वो पिक्चर देखना चाहती थी कि क्या वो लड़की सच में मैं ही हूँ। इधर दादी माँ ली शाओ को डांटने लगी कि तुमने दोबारा से अपनी वाइफ को नाराज कर दिया है ना। उस बेचारे को तो समझ नहीं आ रही कि दादी आपको हो क्या जाता है, अभी तो मुझे इस लड़की के साथ देखकर आप खुश थी और अभी मेरी वाइफ की बात करने लगी। जियान ज़्याओदी उस पिक्चर तक पहुँच गई और फाइनली उसे देखने लगती है। इधर उसके डैडी और भैया भी घर में इंटर हो गए, जो कि आप कोई और ही तमाशा करेंगे। इतनी मेहनत करके भी बेचारी पिक्चर नहीं देख पाई क्योंकि ली शाओ ने वो पिक्चर खराब कर रखी थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या ये अपनी वाइफ से इतनी ज्यादा नफरत करता है। दूसरी तरफ वो दोनों भी पार्टी में इंटर हो गए और ली शाओ से हेलो हाई करते हैं, जबकि वो तो इन्हें अजीब तरीके से घूर रहा था और ऐसे जाने लगा जैसे मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं। डैड ऊंची आवाज में जियान ज़्याओदी का नाम चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो जरूर यही कहीं पर होगी, मगर उनके इस एक्ट पर ली शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। कहने लगा कि मेरे घर में चिल्लाना बंद करो, आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है, आप लोग भी यहाँ से बाहर चले जाओ इससे पहले कि मैं बुरा बन जाऊँ। डैड ने तो अपनी तरफ से बहुत हंगामा करने की कोशिश की कि किसी भी तरह करके अपनी बेटी को ढूंढ ले, लेकिन ली शाओ ने उन्हें जली कटी सुनाकर अपने घर से बाहर भेज दिया कि ना तो मेरा आपसे कोई लेना देना है और ना ही आपकी बेटी से, उसे अच्छे से बता देना। इधर जियान ज़्याओदी खुद को समझा रही थी कि यार मुझे खामखाही कोई गलत फहमी हो गई होगी, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता, जो कहकर वो रूम से बाहर जाने लगी। दूसरी तरफ ली शाओ भी उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था, तभी वो अचानक रूम से बाहर आती है तो ली शाओ के साथ टकरा गई, जबकि उसने जानबूझकर इसे पकड़ लिया। कहने लगा कि तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था ना, याद नहीं मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा। इवन कि वो उसे चिढ़ाने के लिए उसके करीब जाने लगा जैसे वो उसे किस करने वाला हो। जियान ज़्याओदी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक मैरिड लड़की हूँ। साथ ही वो खुद भी हैरान हो रही थी कि आज मुझे कैसे याद आ गया कि मैं मैरिड हूँ, जबकि मैंने तो अपने हस्बैंड को देखा तक नहीं। जबकि ली शाओ को तो लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है। उसे साइड पर कर लेता है बिकॉज उसने कुछ लड़कियों के आने की आवाज सुनी। थोड़ी देर के लिए तो वो लड़कियां भी वहीं पर खड़ी रही, मगर जैसे ही जियान ज़्याओदी ने देखा कि वो लड़कियां चली गई है तो फौरन वो भी वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन में ली शाओ ने तो जानबूझ के जियान ज़्याओदी को पकड़ रखा था, मगर तभी उससे एक न्यू कैरेक्टर युनलुन देख लेती है, जो कि ली शाओ की फैमिली फ्रेंड होने के साथ साथ एक्स गर्लफ्रेंड थी। युनलुन को तो इन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ युनलुन भी ली शाओ को सरप्राइज देने के लिए पहुँच जाई। वो इसे अचानक देखकर पूछने लगा कि तुम अब्रॉड से वापस कब आई। जब वो एक्सप्लेन करने लगती है तो ये बोला कि अच्छा बस तुम कब और कैसे वापस आई, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि युनलुन तो उसके गले पड़ गई, उसे हक करते हुए बोली कि प्लीज हनी मुझे माफ कर दो ना। और ये वाला सारा सीन बाहर से जियान ज़्याओदी ने भी देख लिया, जो कि खामोशी से कान लगाकर इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। युनलुन कह रही थी कि प्लीज हनी अब मुझे माफ भी कर दो ना, बस करो गुस्सा। जबकि ली शाओ बोला कि अब्रॉड जाने का आइडिया तुम्हारा ही था, तुमने मुझे छोड़कर पैसों को चुना, मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। ये सब कुछ सुनकर इधर जियान ज़्याओदी को याद आया
जब ली शाओ ने उसे बताया था कि मेरी वाइफ सिर्फ गोल्ड डिगर है, उसे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो समझ गई कि जो अब्रॉड गई थी सिर्फ पैसों की खातिर, यकीनन ये लड़की मिसेस ली ही है। चलो मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ, इससे पहले कि ये लड़की मुझसे बदले लेने शुरू कर दे। उधर ली शाओ खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि मेरी शादी हो चुकी, इसलिए तुम मुझे सेड्यूस करना बंद करो। मगर युनलुन भी जानती थी कि तुम्हारी शादी तो ग्रैंडमा ने जबरदस्ती करवाई और मैं जानती हूँ कि तुम जल्दी ही उसे डाइवोर्स देने वाले हो। वो बोला कि चाहे मैं उसे डाइवोर्स देने वाला हूँ, मगर उसके अलावा भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वैसे भी तुमने आने में काफी देर कर दी। जो कहकर वो चला गया। इधर युनलुन कहने लगी कि किसमें इतनी हिम्मत जो मुझसे ली शाओ को छीनने की कोशिश करेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में जियान ज़्याओदी को फीजू के साथ दिखाया गया, जहाँ फीजू कह रही थी कि यार ये सारा सीन तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीवी ड्रामा हो, अगर तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट जाकर देखना चाहिए ना। जियान ज़्याओदी बोली कि अगर उसकी वाइफ वापस ना आती तो शायद मुझे ऐसे लगता जैसे वो लड़की मैं ही हूँ, और मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे देखूं, शादी होते साथ ही मैंने वो फेंक दिया था, उसे देखा तक नहीं। मगर फीजू को अभी भी इस बात का शक था कि इतना हैंडसम और मिचोर लड़का भला तुमसे फ्लर्ट क्यों करता, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता होगा। वो बोली कि तुम भूल गई हो क्या, उसी ने ही तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड चीना था ना, उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है, तुम ये बातें करना बंद करो। नेक्स्ट सीन में जियान ज़्याओदी को उसके मेट्स ने घेर लिया था कि वो जो ब्यूटी बॉस के ऑफिस में आई थी वो उनकी वाइफ ही है ना, हमने सुना कि वो वापस आ गई है, बताओ बताओ। दूसरी तरफ ली शाओ को युनलुन के साथ आते हुए दिखाया गया, जिन्हें देखकर ये तीनों फौरन से ग्रीटिंग्स करते हैं। ली शाओ बोला कि ये तुम लोगों की नई कुलीग है, इसे कंपनी का विजिट करवा दो। उधर युनलुन उसका हाथ पकड़कर कहने लगी कि क्यों ना हम आज सेलिब्रेट करें कि मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया। ली शाओ अपना हाथ छुड़ाकर चला गया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, जिसकी वजह से युनलुन का मूड ऑफ हो गया। उधर फेडी कहने लगा कि मैडम आप परेशान मत हो, बॉस आजकल बहुत बिजी होते हैं ना, जिस पर युनलुन को लगा कि यकीनन ये लोग मुझे मिसेस ली शाओ समझते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो भी कह देती है कि इस बात को ज्यादा फैलाओ मत, असल में मैं अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। जियान ज़्याओदी बैठे बैठे ही सो गई थी और उसे बिल्कुल वही सपना आता है जब वो पहली बार ली शाओ से मिली थी। फिर जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे गुस्सा आ रहा था कि मुझे ली शाओ ही ख्वाब में क्यों आया, मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, आखिर वो मैरिड जो है। दूसरी तरफ से मुझे मिस के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया कि इसे बॉस से साइन करवाना है, तुम उनकी सेक्रेटरी हो तो ये तुम्हारा ही काम बनता है। वो फौरन से बोली कि नहीं नहीं मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम खुद ही साइन करवा लो, बल्कि ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज ये भी अपने साथ ले जाना। ये कहकर वो सब कुछ मुचेम के हाथों छोड़कर भाग गई। इधर मुचेम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में युनलुन को दिखाया जाता है जो कि ली शाओ के मस्के लगा रही थी, उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए कहती है, पर ली शाओ उसे कोई भाव नहीं देता, बल्कि कहने लगा कि तुम्हें हर छोटी मोटी बात के लिए मेरे ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं, अगर कोई काम भी हो तो फेडी या मुचेम को कह दिया करो, वही तुम्हारा काम कर दिया करेंगे। मगर जब जियान ज़्याओदी उसके ऑफिस में उसके लिए चाय लेकर आई तो ली शाओ उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जो इधर युनलुन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने जानबूझकर जियान ज़्याओदी के हाथ पर चाय गिरा दी, ये कहकर कि मुझे गर्म चाय नहीं पसंद। इधर ली शाओ फौरन से उठकर उसका हाथ देखने लगा। पहले तो जियान ज़्याओदी दिखा नहीं रही थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तो वो जबरदस्ती देख लेता है और फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ जियान ज़्याओदी ने अपने हाथ पर पट्टी करवा दी थी और वो ली शाओ से कहती है कि इतना ज्यादा भी नहीं जला, बस थोड़ा सा ही जख्म था, ताकि वो अपनी वाइफ को ना डांटे। मगर ली शाओ उल्टा उसे ही डांटने लगा कि तुम्हें जरूरत क्या थी चाय बनाने की, आइंदा तुम बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करोगी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगा। यहाँ इन दोनों के बीच में हंसी मजाक स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ एक आदमी अपनी बेटी के पैसे लेकर जाना चाह रहा था और वो नहीं देती, ये कहकर कि मैंने इसे ग्रैंडपा के इलाज के लिए रखे हैं, आपको इसे भैया को नहीं देने चाहिए। जियान ज़्याओदी फौरन से जाकर उनसे लड़ने लगी कि आप अपनी बेटी के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते, फौरन से इनके पैसे वापस करे। वो इतनी आसानी से तो वापस नहीं करते, मगर जब ली शाओ ने गुस्से में उनको कहा तो वो भी वापस कर देते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन उस लड़की को ये कहते हुए चले गए कि मुझे अफसोस है कि तुम मेरी बेटी हो, जिस पर तो उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगा। जियान ज़्याओदी उसे समझाने लगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ली शाओ ने भी उसे अपना कार्ड दे दिया कि अगर तुम्हें जॉब की जरूरत है तो तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो। उस लड़की के जाने के बाद जियान ज़्याओदी ली शाओ को बताती है कि मेरे डैड भी कुछ इस तरह के ही इंसान थे, उन्होंने मेरा नाम वो भी बताने ही लगती है कि जियान ज़्याओदी रखा था कि दूसरी तरफ से डॉक्टर ने आवाज दे दी कि तुम अपनी मेडिसिन ले जाना तो भूल ही गई हो, इसलिए ये वाला किस्सा तो
बीच में ही रह गया और वो बता ही नहीं पाई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ जियान ज़ियाउदी ने कुछ फाइल्स पकड़ कर रखी थी। मुझे मुझसे देखकर फाइल्स ले लेता है कि इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जब उसने इसे थैंक यू कहा तो ये बोला कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बॉस ने ही कहा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। उसे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसी दौरान मुचेम को उसके बेटे की कॉल आई और वो उससे प्यार भरी बातें करना स्टार्ट कर देता है, जो सुनकर जियान ज़ियाउदी सोचने लगी कि क्या मुचेम ने भी शादी कर रखी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने मुचेम और ली शाओ के बारे में जो पहले सोच कर रखा था वो गलत था। तब तक यहाँ युनलुन भी पहुँच आई। इससे पूछने लगी कि तुम्हारा हाथ कैसा है। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुँचाने का नहीं था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ली शाओ से जरा डिस्टेंस पर रहो, क्योंकि तुम उसकी सेक्रेटरी हो और तुम्हें पता तो है कि ऑफिस में वैसे भी झूठे रूमर्स जल्दी ही फैल जाते हैं। मैं उसकी वाइफ हूँ तो तुम ये बात तो समझ ही सकती हो ना। जियान ज़ियाउदी सोचने लगी कि शायद ली शाओ मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था, इसलिए इन्होंने मिसअंडरस्टूड कर लिया। कहने लगी कि जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। जो कहकर वो चली गई। युनलुन जानती थी कि वो ये काम सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करके ही कर सकती है। उधर जियान ज़ियाउदी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन हाई हील्स में तो चल चल कर मेरी बुरी हालत हो गई है। आखिर इससे जान कब छूटेगी। ये बातें करते करते वो वहीं पर सो भी गई। दूसरी तरफ से ली शाओ अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था और जब उसने इसे इतने मजे से सोते हुए देखा तो फौरन से अपना फोन निकाल कर इसकी क्यूट सी पिक्चर्स ले लेता है। उसे अपना ब्लेजर भी उतार कर पहना दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। जाते जाते उसने जियान ज़ियाउदी के फीट्स को देखा, जो कि हाई हील्स की वजह से रेड हो चुके थे। तो उसने फौरन से जाकर उसके लिए फ्लैट जूता ला दिया और टेबल पर रख कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो नींद से उठती है और उसने खुद पर ओढ़ा हुआ वो ब्लेजर देखा तो वो समझ गई कि यकीनन ये ली शाओ ने ही किया होगा। और फिर जब उसने बॉक्स ओपन करके जूते देखे तो उसे अच्छा तो जरूर लगा, मगर तभी उसे युनलुन की बात याद आ जाती है। तो फिर वो फौरन से उठकर वो दोनों ही चीजें वापस करने के लिए चली गई, क्योंकि वो किसी और के हस्बैंड पर दौरे तो नहीं डाल सकती ना। ली शाओ तो ऑफिस में नहीं था, मगर वो दोनों ही चीजें वहीं पर रख कर चली गई। नेक्स्ट सीन में युनलुन को दिखाया जाता है, जिसने अचानक से ही ली शाओ के फोन में जियान ज़ियाउदी की पिक्चर देख ली। वो समझ गई कि ली शाओ ने एक दफा कहा था कि वो किसी और को लाइक करता है, यकीनन वो यही लड़की होगी। तब तक ली शाओ भी निकल आया और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये भी चौंक कर कहने लगी कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने के लिए आई थी कि हम बाहर जाकर साथ में लंच करें। जिस पर उसने इसे डांट दिया कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे ऑफिस में मत आना, अब जाओ यहाँ से। युनलुन भी सुनकर गुस्से में बाहर जाने लगी। यहाँ उसे उसकी कुलीग मिली, जो कि ऑफिस के एम्प्लॉइज की इन्फॉर्मेशन ली शाओ के पास लेकर जा रही थी। जब युनलुन ने जियान ज़ियाउदी की इन्फॉर्मेशन देखी और वहाँ से इसे पता चला कि वो मैरिड है तो दिल ही दिल में खुश होने लगी, क्योंकि जब ली शाओ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो भी इसे लाइक नहीं करेगा। फौरन से उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद ही ली शाओ के पास पहुँचा देती है कि ये तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसे देख लेना। और फिर टेबल पर रख कर चली गई। मगर ली शाओ ने उसे देखा तक नहीं, बस ऐसे ही उठाकर डस्टबिन में डाल देता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ज्यादा जरूरी नहीं होंगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ फेडी बहुत ही हैरान होकर जियान ज़ियाउदी से पूछ रहा था कि क्या तुम मैरिड हो। वो बोली कि हाँ, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात। तो फेडी कहने लगा कि ऑफिस में ये रूमर फैला हुआ है कि तुम मैरिड हो और फिर भी बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसी तरफ से युनलुन पहुंच आई, जिसने फेडी को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा। जियान ज़ियाउदी बोली कि नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरा बॉस से कोई भी लेना देना नहीं। वो भी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुम बस उनसे जरा डिस्टेंस पर रहा करो। असल में ये सारे रूमर्स उसी ने ही फैलाए थे। दूसरी तरफ ली शाओ को भी डिफरेंट ईमेल्स आ रहे थे कि सीईओ होकर तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ईमेल्स आ कहां से रहे हैं। दूसरी तरफ से जियान ज़ियाउदी भी उसके ऑफिस में इंटर हो गई और अपना रिजाइनेशन लेटर रख देती है कि मुझे माफ कर दे, जो मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी, मगर मैं ये जॉब छोड़कर जाना चाहती हूँ। वो तो उल्टा इसे ही डांटने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रिजाइन देना ही इस बात का पूरा सोल्यूशन है, हालांकि तुम जानती हो कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इससे तो लोगों को यही लगेगा कि वो सारे रूमर सच्चे थे। जियान ज़ियाउदी बोली कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्या आपने कभी अपनी वाइफ की फीलिंग्स के बारे में सोचा। ली शाओ इस बात पर गुस्सा हो गया कि मैं उस लड़की के बारे में सोचूं ही क्यों, मैंने सिर्फ उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, वो बस मुझसे पैसे चाहती है और कुछ भी नहीं। जो कहने के बाद वो उसके पास आता है और बहुत ही
प्यार से समझाने लगा कि देखो तुम्हें इन रूमर्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर ये रूमर्स है तो क्यों ना हम इन्हें सच कर दे। जो कहने के साथ साथ वो जियान ज़ियाउदी को किस करने की कोशिश करता है, पर वो बोली कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं मैरिड हूँ। लीशाओ को तो ये अब भी पहले की तरह मजाक ही लग रहा था। पूछने लगा कि अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है, जो कि जियान ज़ियाउदी को तो पता तक नहीं था। बस इतना बताया कि मेरी शादी को 3 साल हो गए। लीशाओ बोला कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए और तुम्हें हस्बैंड का नाम तक नहीं पता, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? खैर मैं अपनी उस नाम की वाइफ को डाइवोर्स देने वाला हूँ, तुम भी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लो और वो भी जितना जल्दी हो सके। जियान ज़ियाउदी पूछने लगी लेकिन क्यों, और आखिरकार वो भी इसका जवाब दे देता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब फीजू को पता चला तो वो काफी ज्यादा खुश थी कि लीशाओ ने तुमसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की। वो इसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली कि आराम से, आप क्या ऐलान करोगी? फीजू भी उससे यही कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम लीशाओ को पसंद करती हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो। क्या तुम उसके साथ पूरी लाइफ गुजार सकती हो जिसे तुमने देखा तक नहीं? जियान ज़ियाउदी बोली कि मैं कैसे कहूँ, मेरे पास तो उसका नंबर तक नहीं। खैर रुको जरा, शायद मेरे डैड ने मुझे एक बार उसका नंबर सेंड किया था। फिर वो डैड के चैट बॉक्स से वो नंबर निकाल लेती है और फीजू को दे दिया क्योंकि फीजू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड को मैसेज कर देती हूँ। फिर फीजू ने लीशाओ को मैसेज कर दिया कि चलो हम डाइवोर्स लेते हैं। जो देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया कि जिस लड़की को मैं आसमान पर ढूंढ रहा था वो जमीन पर ही मिल गई। फिर ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि कल सुबह 9 बजे हम दोनों ही सिविल अफेयर ऑफिस के सामने मिलेंगे। इधर जियान ज़ियाउदी कह रही थी कि बाकी सब तो ठीक है मगर मुझे ये नंबर इतना फेमिलियर क्यों लगा, जैसे मैंने पहले भी इसे कहीं देखा हो। जबकि उधर लीशाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे समझ नहीं आती कि खुशी के मारे क्या करूं। मुझे हमको भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर बॉस को हो क्या गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहां लीशाओ बहुत मजे मजे से तैयार हो गया था क्योंकि आज वो फाइनली जियान ज़ियाउदी को डाइवोर्स दे देने वाला है। दादी के रोकने पर भी वो नहीं रुकता, जिस पर दादी तबीयत खराब होने का बहाना करने लगी और वो कहता है कि अच्छा बताएं भी, क्या कह रही थी आप? वो बोली कि मुझे ये बताओ तुम अपनी वाइफ को घर कब लेकर आने वाले हो? जिस पर तो लीशाओ का मूड ही ऑफ हो गया। पूछने लगा कि दादी आप जियान लिंग को पसंद करती है ना? वो बोली कि हाँ बिल्कुल। तो लीशाओ कहने लगा कि मैं जियान ज़ियाउदी को डाइवोर्स देने वाला हूँ क्योंकि मैं आपके लिए जियान लिंग को घर लाना चाहता हूँ। इधर दादी तो सुनकर हैरान हो गई कि ये मेरे बच्चे को क्या हो गया, दोनों लड़कियाँ एक ही तो है। वो बताने ही वाली थी कि उसने बीच में ही रोक दिया कि अच्छा दादी मैं आपकी सारी बातें बाद में सुनूंगा, फिलहाल मुझे जरूरी काम के लिए जाना है, अब मुझे रोकिएगा मत, और ये कहकर चला गया। इधर दादी सोचने लगी कि इस उल्लू के पट्टे को अभी तक ये नहीं पता कि जियान लिंग ही जियान ज़ियाउदी है। नेक्स्ट सीन में जब वो सिविल अफेयर ऑफिस पहुंचा और उसने जियान ज़ियाउदी को देखा तो हैरान होकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी यही सवाल पूछती है। ये बोला कि मैं तो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए आया हूँ। जियान ज़ियाउदी भी पूछने लगी कि तुम्हारी वाइफ युनलुन ही है ना? जिस पर लीशाओ कहने लगा कि तोबा मेरा तो उसे कोई भी लेना देना नहीं, बल्कि मेरी वाइफ का नाम तो जियान ज़ियाउदी है। जो सुनकर तो वो बेचारी भी शॉक्ड हो गई। धीमी आवाज में कहने लगी कि तभी तो मैं कहूँ कि वो नंबर इतना फेमिलियर क्यों था। जो बात इधर लीशाओ ने भी सुन ली और कहने लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम ही जियान ज़ियाउदी हो। अब वो तो ऐसे दिखाने लगी जैसे मैं सब कुछ पहले से ही जानती थी और मुझे कोई भी शौक नहीं लगा, मगर लीशाओ को भी अच्छे से पता था। कहने लगा कि तभी तो मैं कहूँ कि दादी तुम्हें इतना लाइक क्यों करती है, जबकि वो तो मेरी वाइफ को पसंद किया करती थी। खैर अब वो इतना ज्यादा खुश था कि इधर उधर देखे बगैर फौरन से उसका हाथ पकड़कर किस करने लगा। वो खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अब तो जियान ज़ियाउदी उसकी ऑफिशियल वाइफ थी। उसे किस करने के लिए इसको किसी से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। ये कहकर वो दिन दिहाड़े ही उसे किस कर देता है। जियान ज़ियाउदी कहने लगी कि तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आ रही, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? और लीशाओ बोला कि अगर कोई देख भी ले तो क्या, तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ बातों ही बातों में उसने बताया कि शायद तुम्हारे डैड को भी यही लग रहा था कि तुम हमारे घर पर हो, इसलिए तो वो दादी की बर्थडे वाले दिन हमारे घर आए थे। वो बोली कि मैंने तो नहीं देखा, कब आए? जिस पर वो कहता है जब तुम वॉशरूम गई थी, या फिर तुम वॉशरूम गई ही नहीं थी। वो बोली कि हाँ मैं वॉशरूम नहीं गई थी, बल्कि मैं तुम्हारे रूम में वो पिक्चर देखने के लिए गई थी। फिर इसके पास आकर इसे जोरों से पिंच कर दी कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे देखा तक नहीं था और मेरी पिक्चर को भी खराब कर दिया, तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो। अब वो बेचारा भी रंगे हाथों पकड़ा गया तो क्या ही जवाब देता, और उसे क्या पता था कि ये वही लड़की होगी जिससे इसे प्यार हो जाएगा। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया कि जब जियान ज़ियाउदी शादी के बाद अब्रॉड भाग गई थी तो दादी माँ इन दोनों की शादी की पिक्चर लीशाओ के रूम में रख देती है ताकि जब
जब लीशाओ इस पिक्चर को देखे तो उसे याद आए कि वो मैरिड है और वो किसी भी दूसरी लड़की के बारे में ना सोचे। मगर जब रात को लीशाओ घर आया तो वो काफी ज्यादा ड्रंक था और जियान ज़्याओदी के बारे में सोच सोच कर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि खुद को समझती क्या है। एक तो दादी ने मेरी शादी उसे जबरदस्ती करवा दी और ऊपर से वो ऐसे एटीट्यूड दिखाकर भाग गई जैसे कि मैं उसे लाइक करता था। फिर जब उसने अपने सामने वो मैरिज सर्टिफिकेट की पिक्चर देखी फिर तो उसे जियान ज़्याओदी पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और जल्दी से कोई परमानेंट मार्कर ढूंढकर उसकी पिक्चर खराब कर दी, जिसके बाद ही उसे सुकून मिला। प्रेजेंट में लीशाओ उससे पूछने लगा कि चलो ठीक है मुझसे तो गलती हो गई, पर तुम ये बताओ जब तुमने मुझे होटल में पहली बार देखा था तो क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जियान ज़्याओदी उसे कैसे बताती कि मैंने भी तुम्हें देखे बगैर ही उस मैरिज सर्टिफिकेट को फेंक दिया था। फौरन से बात बदल कर कहने लगी कि अब तुम ये कहोगे कि सारी गलती मेरी थी। वो ऐसा कैसे कह सकता है, बल्कि वो तो इसके पास आकर प्यार से समझाने लगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा थोड़ी कह सकता हूँ, चलो ना आप घर चलें, दादी माँ तुम्हारा वेट कर रही है। जो कहने के बाद दोनों घर जाने लगे। यहाँ दादी माँ तो इन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली मुझे मेरी बहू वापस मिल गई है। उसे बताती है कि असल में तुम्हारी दादी और मैं दोनों हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब तुम पैदा हुई थी और मैंने तुम्हें अपने हाथों में उठाया तो मैंने ठान ली थी कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। जबकि जियान ज़्याओदी सैड हो गई। वो कहती है कि मेरे घर वालों ने आप लोगों से बहुत बड़ी ब्राइडल प्राइज ली थी, पर मैं जैसे भी करके इसको वापस करने की कोशिश करूंगी। दादी बोली कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो अपना खानदानी कड़ा भी उतार कर उसे पहना देती है, ये कह कर के मुझे तुमसे बस ग्रैंडसन चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लीशाओ भी यही कह रहा था कि उन पैसों के बारे में तुम बिल्कुल भूल ही जाओ, उसे उसकी फेवरेट गर्ल मिल गई तो उसे और चाहिए ही क्या था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ लीशाओ जियान ज़्याओदी से कॉल पर बात कर रहा था कि मैं कार पार्क करने के लिए क्या गया, तुम ऑफिस तक पहुँच गई, कम से कम मेरा वेट तो करती। वो बोली कि मैं सारी रात तुम्हारे साथ रही, सुबह तुम्हारे साथ ही ऑफिस आई, अभी भी तुम गिले शिकवे कर रहे हो। अगर हम दोनों कंपनी में साथ में इंटर होंगे तो सब हमसे सवाल करेंगे ना, और अभी मैं किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो जानती थी कि सारे रूमर्स युनलुन ने ही फैलाए हैं। इस तरह वो सबके सामने एम्बेरस होगी, जो कि वो नहीं चाहती। कॉल कटने के बाद यहाँ उसका भाई पहुँच आया, जो कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गई हो, चलो अब मेरे साथ घर चलो, मेरे बेटे से मिलो और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाओ। जियान ज़्याओदी भी उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आने लगी कि मैं जानती हूँ तुम लोगों को मुझसे सिर्फ पैसे ही चाहिए। उसे थप्पड़ भी मार देती है कि जब डैड जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे तब तो तुमने एक लफ्ज तक नहीं बोला और आज तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। वो भी बातों ही बातों में गुस्सा हो जाता है, इसे थप्पड़ मारने लगा कि लीशाओ ने एंड टाइम पर आकर उसका हाथ रोक लिया। कहने लगा कि तुम लोग पहले ही जियान ज़्याओदी के नाम पर बहुत सारा पैसा ले चुके, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम उसके सामने दोबारा आ गए हो? इस तरह वो उसे भगा देता है। यहाँ जियान ज़्याओदी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, जिस पर लीशाओ उसे होल्ड करते हुए कहता है कि मेरी प्यारी सी वाइफ मैं हूँ ना तुम्हें बहुत सारा प्यार करने के लिए। वो तो फौरन से खुद को छुड़ाने लगी कि क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा। मगर लीशाओ कहता है कि अगर देख भी ले तो क्या, हम दोनों लीगल कपल हैं, और वैसे भी यार आज मैं 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, अगले 3 दिन तुम मुझे नहीं देखोगी तो फिलहाल तुम मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने दो। इसके बावजूद भी जियान ज़्याओदी खुद को छुड़ाकर भाग गई कि अपने ऑफिस में जाओ, पता नहीं तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया। जबकि लीशाओ को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जिससे वो प्यार करता था वो उसकी वाइफ ही निकली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में युनलुन जियान ज़्याओदी के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज भी तुम्हें लीशाओ के बहुत करीब देखा गया था, अगर तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये रहा मेरे पास प्रूफ है। वो जब जियान ज़्याओदी को इस तरह की बातें सुना रही थी, दूसरी तरफ से सुपरवाइजर बूमिंग पहुंच आया, जो जानता था कि युनलुन ही बॉस की वाइफ है। वो भी इसी बात का फायदा उठाकर जियान ज़्याओदी को डांटने लगता है कि अगर तुम्हारा इसी तरह ही बिहेवियर रहेगा तो मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। जबकि युनलुन अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। कहने लगी कि नहीं नहीं, इतनी बड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लीशाओ से डिस्टेंस पर रहो। लेकिन अब जियान ज़्याओदी तो सब कुछ सच जानती थी। कहने लगी कि ये तुम मुझे क्यों कह रही हो, लीशाओ को ही क्यों नहीं कह देती। जिस तरह एटीट्यूड में जियान ज़्याओदी भी उससे बात करने लगी, सुपरवाइजर उसे धीरे से समझाने लगता है कि पागल लड़की, ये बॉस की वाइफ है, तुम इससे पंगा लोगी क्या? वो भी धीमे से ही पूछने लगी कि आपको कैसे पता कि ये बॉस की वाइफ है भी या नहीं? खैर मिस युनलुन, आपकी बॉस से शादी हो चुकी है और अब आप वापस भी आ गई, तो क्यों ना आप हमें कोई ट्रीट ही दे दे, या मैं
तो कहती हूँ कि हमें ली मेंशन ले जाए, इसी बहाने हम देख भी लेंगे। इधर युनलुन तो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो बहाना करने लगी कि फिलहाल तो नहीं लेकर जा सकती, मगर फिर कभी। तब तक यहाँ फेडी और उसकी कुलीग भी पहुँच जाती है। जियान स्याओदी ने जल्दी से उनमें भी बात पे ला दी कि मिस युनलुन हमें ट्रीट देने वाली है और वो भी ली मेंशन में, मजा आएगा ना। अब युनलुन भी और क्या ही करती, कहने लगी कि ठीक है, आज लंच के लिए मैं तुम लोगों को ली मेंशन लेकर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन ली मेंशन का दिखाया गया, जहाँ युनलुन इन सबको ले तो आई और वो शुक्र करती है कि विला का डोर ओपन था, वरना तो मैं इनके सामने एम्बेरस ही हो जाती। फिर सर्वेंट से कहने लगी कि तुम जाकर अपना काम करो, मैं बस दोस्तों को यहाँ पर लंच कराने के लिए लेकर आई थी। दिल ही दिल में तो इसे डर लग रहा होता है, मगर जियान स्याओदी ने सर्वेंट को इशारों में ही वैसा करने के लिए कहा जैसा कि इसने कहा। इसके बाद युनलुन इनके लिए कुछ लेने के लिए जाने वाली थी, तो सुपरवाइजर बोला कि आप क्यों जा रही हो, जियान स्याओदी को भेज दो, भला इसकी औकात एक मेड से ज्यादा और है भी तो नहीं। जियान स्याओदी को उस पर गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, मगर वो चली जाती है और जल्दी से फ्राइज उठाकर ले आई। युनलुन को भी एक लम्हे के लिए ख्याल तो आया कि ये लड़की इस घर में इतना कॉन्फिडेंटली कैसे फिर रही है, मगर खैर फिर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फेडी और कुलीग युनलुन के सामने ली शाओ की तारीफ करने लगे कि आप कितनी अच्छी हो ना, कि आपको उसके जैसा हस्बैंड मिला, इतना हैंडसम। युनलुन बोली कि हाँ तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर कभी कभी इतना हैंडसम होना भी उसकी वाइफ के लिए अजाब ही बन जाता है ना। तुम लोग ये सोचो कि कितनी मक्खियाँ उस पर चिपकती होंगी। सुपरवाइजर बोला कि मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस तरह की कुछ मक्खियों को तो मैं भी जानता हूँ। जियान स्याओदी समझ गई कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। कहने लगी कि तुम सीधा सीधा मेरा नाम ही क्यों नहीं ले देते। वो बोला कि मैंने तुम्हारी बात ही कब की, और हाँ ये तो सब जानते ही है कि तुम मिस्टर ली शाओ को सेड्यूस करना चाह रही थी। वो तो मैडम की अच्छाई है कि इन्होंने अभी तक तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला और ना ही जॉब से। जियान स्याओदी युनलुन से कहने लगी कि वैसे तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, मुझे तो तुम्हारी एक्टिंग की दाद देनी चाहिए। वो बोली कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो। सुपरवाइजर भी इसे डांटने लगा कि पागल लड़की, तुम अभी भी मैडम की अच्छाई का फायदा उठाना चाह रही हो। इधर जियान स्याओदी ने फाइनली मान ही लिया कि हाँ मैं मिस्टर ली शाओ को सेड्यूस कर रही थी, अब बताओ क्या कर लोगे तुम सब लोग। तो सुनकर सुपरवाइजर बोला कि देखा तुम सब ने, आखिरकार इसने मान ही लिया। फेडी और उसकी कुलीग भी जल्दी से युनलुन के साइड पर चले जाते हैं, क्योंकि ये थी तो गलत बात थी। जबकि जियान स्याओदी बोली कि इसमें शर्म की क्या बात, मैं और ली शाओ लीगली हस्बैंड वाइफ है। जो सुनकर तो वो सभी हैरान हो गए कि ये इसने क्या कह दिया। सुपरवाइजर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं वो टेबल खा लूंगा। जियान स्याओदी कहती है कि नहीं नहीं, वो वाला बहुत एक्सपेंसिव है, तुम कुछ और खा लेना। जबकि युनलुन सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ही ये ली शाओ की वाइफ होगी। जब उसे पूछा गया कि तुम कोई प्रूफ दो कि तुम ली शाओ की वाइफ हो, तब उसे याद आया कि मेरे पास तो एक भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं जो मैं इन्हें दिखा सकूं। सुपरवाइजर फेडी और उस दूसरी लड़की को भी समझाने लगा कि तुम दोनों भी जियान स्याओदी के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो, वरना तो तुम दोनों की जॉब भी खतरे में पड़ जाएगी। जिस पर वो दोनों भी जियान स्याओदी से सॉरी कर देते हैं कि प्लीज हम अपनी जॉब नहीं खोना चाहते और तुम भी ऐसा बिहेवियर मत करो, बेहतर होगा कि फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ। सुपरवाइजर भी जबरदस्ती उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वो युनलुन से भी यही कहता है कि मैडम आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही। जबकि जियान स्याओदी तो वहीं पर बैठ जाती है कि अगर तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर दिखाओ। सुपरवाइजर प्रमोशन की लालच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे बाहर निकालने की, कि तब तक ली शाओ भी पहुंच आया, ये कहते हुए कि क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने मेरे घर में। सुपरवाइजर फौरन से कहने लगा कि बॉस ये लड़की आपका और आपकी वाइफ का रिलेशनशिप खराब करना चाहती है ना, इसलिए मैं इसे आपके घर से बाहर निकाल रहा था। युनलुन भी जल्दी से आगे आते हुए बोली कि मैं सारी चीजें आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले इस लड़की को घर से बाहर निकालो। सुपरवाइजर कहता है कि हाँ फाइनली इसने मान लिया कि ये आपको सेड्यूस कर रही थी। जियान स्याओदी उठकर ली शाओ के साथ खड़ी हो गई और उसे पूछने लगी कि आप तो कल आने वाले थे ना, आज क्यों आ गए। जिस पर वो भी इसका हाथ पकड़ते हुए बोला क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया तो मैं घर वापस आ गया। फिर उन बाकी सबको भी बताने लगा कि जियान स्याओदी मेरी वाइफ है, मैं कंपनी में ये बात बताना चाहता था मगर इससे पहले ही सबने मिसअंडरस्टूड कर लिया, और ये कोई अभी की बात नहीं बल्कि जियान स्याओदी और मेरी शादी को 3 साल हो गए। जो सुनकर तो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ली शाओ बोला कि तुम लोगों को
प्रूफ ही चाहिए ना। फिर वो उन सबके सामने जियान ज़ियाउदी का हाथ पकड़कर उसे किस करने लगा और कहता है कि अब तो तुम सबको यकीन आ गया होगा ना। सुपरवाइजर ने फौरन से यू टर्न ले लिया। अब वो युनलुन को ही बुरा कहने लगा कि तुम अब तक हमारे सामने एक्टिंग करती रही, जबकि फेडी और उसकी कुलीग को भी डर लग रहा था कि अब हमारा क्या होगा, हमारी जॉब तो समझो गई। जियान ज़ियाउदी सुपरवाइजर से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम इस टेबल को खा जाओगे, अब खाओ ना। वो बोला कि मैडम मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दे। और वैसे भी ये सारी गलती तो युनलुन की थी, जिसे ली शाओ भी समझ गया कि मेरे आने से पहले इन लोगों ने मिलकर जियान ज़ियाउदी को बुली किया। इसलिए उसने युनलुन को अपना सामान पैक करके कंपनी से बाहर निकलने के लिए कहा, यानी कि उसे जॉब से फायर कर देता है। वो इसके सामने काफी इमोशनल ड्रामा रचाने की कोशिश करती है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए फील करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं। ली शाओ बोला कि मैं नहीं, शायद तुम ही फील करती थी, जिस पर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो जियान ज़ियाउदी को थप्पड़ मारने वाली थी और ली शाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर गुस्से में उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद यहाँ सुपरवाइजर की बारी थी, उसे भी जॉब से फायर कर दिया। ना चाहते हुए उसे भी जाना पड़ा। अब फाइनली फेडी और उसकी कुलीग की बारी थी। यहाँ जियान ज़ियाउदी ने उसे रोक लिया कि नहीं नहीं, इन्हें फायर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी गलती थी ही नहीं। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जियान ज़ियाउदी बोली कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने मुझे मैडम कहा तो हम लोग पहले से ही दोस्त हैं। उन दोनों के जाने के बाद ली शाओ अपने पास से रिंग निकालकर जियान ज़ियाउदी से कहता है कि मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दफा दोबारा से शादी करें। वो बोली पर इसकी क्या जरूरत, हमारी शादी तो 3 साल पहले हो चुकी ना। जिस पर ये कहने लगा पर हमारी कोई पिक्चर्स तो नहीं है, कुछ सालों के बाद जब हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारी पिक्चर्स के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा उनको। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनके पास हमारी पिक्चर ही ना हो देखने के लिए। इस तरह की स्वीट स्वीट सी बातें करते हुए वो अपनी वाइफ को पकड़कर किस करने लगता है। जब वो किस कर ही रहा था, इसी दौरान दादी माँ भी पहुँच आई, जो इन्हें देख लेती है। कहने लगी कि तुम दोनों कंटिन्यू रखो, बस जल्दी से मुझे ग्रैंडसन चाहिए। जो सुनकर तो ये दोनों भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो गए। नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाया गया, जहाँ एक दफा फिर से ये दोनों दुल्हा दुल्हन बन चुके थे। ली शाओ उसे ब्राइडल ड्रेस में देखकर किस करता है, जिससे कि इन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो गई। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।